टोटल हेल्थ के प्रायोजक हैं LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं लेकिन हर पल अतीत हो रहे हैं हम। जैसे जैसे समय बीतता है हमारी आयु बढ़ती है और ये प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की आयु 50, 55 और फिर 60 के पार होती है तब उसके स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव आने लगते हैं। ये प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने जीवन में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की है। वृद्धावस्था में कई तरह की चुनौतियां होती हैं। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, कितने रोग उसे प्रभावित करेंगे और क्या व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। क्या कुछ विशेष है इसमें और कैसे सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त हो पाएंगी, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। वृद्धावस्था यानी बढ़ती उम्र का कैसे प्रभाव किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है और किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञ आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल आयु का बढ़ना, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है, किस तरह से प्रभावित करती है व्यक्ति के शरीर को और उसके स्वास्थ्य को, उसकी मानसिक स्थिति को। वृद्धावस्था जीवन की बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में सही देखभाल करना आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मानसिकता पर पड़ता है। बढ़ती उम्र में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेरने लगती हैं। कई वृद्ध लोगों को सामान्य नींद चक्र बनाए रखने में समस्याएं आती हैं। अनिद्रा और दिन में सोने की शिकायत आम हो जाती है। बुढ़ापे के साथ आने वाली डिमेंशिया और संज्ञानात्मक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं कुछ बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। उम्र बढ़ने पर कई नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं। बुजुर्गों को कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और कभी-कभी अवसाद भी प्रभावित कर सकता है। बुढ़ापे में संक्रमण की संभावना अधिक रहती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ आप अपने सामाजिक दायरे को नया रूप दे सकते हैं। सकारात्मक सोच की कला का अभ्यास करना सहायक है। वृद्धावस्था को जीवन के एक और चरण के रूप में देखने की आवश्यकता है। इस अवस्था में अपनों का साथ जरूरी है। बुजुर्गों से सम्मान के साथ व्यवहार करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। टीकाकरण और उम्र से संबंधित बीमारियों की समय समय पर जांच करवाना आवश्यक है। यदि इस अवस्था में सही देखभाल की जाए तो स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। साथ ही संतुलित व पौष्टिक आहार व नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। बुढ़ापे में मानसिक गतिविधियां बनाए रखें, अच्छी नींद लें, जीवन के प्रति अपनी चाह बरकरार रखें, मानसिक रूप से सक्रिय रहें, बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करना आवश्यक है। ऐसा करने से बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व भर की जो कुल जनसंख्या है, वर्ष 2030 की बात की जाए तो उसमें हर 6 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उनका अनुपात वर्ष 2015 से वर्ष 2050 तक 12 से 22% हो जाएगा, अर्थात लगभग दुगना हो जाएगा। बहुत आवश्यक है कि हम सभी को वृद्ध लोगों की देखभाल कैसे करनी है इसकी जानकारी हो। और आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आया है या जिस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे एक्टिव एजिंग
यानी वृद्ध अवस्था में सक्रियता बनी रहे और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, यानी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है ये और किस प्रकार वृद्ध अवस्था में देखभाल की जानी चाहिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को वृद्ध लोग बेहतर रख सकते हैं और कैसे अपनी मानसिक सक्रियता बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। कहा जाता है कि वृद्ध लोगों की सक्रियता यानी शारीरिक सक्रियता अगर बनी रहे तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और किस तरह से आपको व्यायाम पर ध्यान देना है, कैसे अपनी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ये विशेष रूप से बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो प्रधानमंत्री की ओर से शुरू हुई है और इसका विस्तार किया गया है विशेष तौर से वृद्ध लोगों के लिए, क्या है इसके मुख्य बिंदु और किस तरह के लाभ मिल सकेंगे सभी को, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अक्षय जैन, जॉइंट डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो लोग जिनके माता पिता या बुजुर्ग हैं घर में, या फिर ऐसे लोग जिनकी आयु अब बढ़ रही है। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं या फिर हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड आपको जो लगाना है, और नंबर है 23387031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं, और जब ये बात आ रही है कि आने वाले सालों में हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग 60 वर्ष की आयु के पार होगा, ऐसे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कितनी महत्वपूर्ण है, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्व आप मानते हैं इस समय पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार हुआ है, और विशेष तौर पर लाभ मिलेंगे उन लोगों को जो वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, कितना महत्व आप मानते हैं और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका सभी के स्वास्थ्य के लिए? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम ABPMJY या आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, यह योजना 2018 में गरीब परिवारों के लिए बनी थी, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार किसी भी 30,000 से ज़्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब परिवार ले सकते थे। अब इस योजना का विस्तार 70 साल से ऊपर के सभी भारत के वरिष्ठ नागरिकों पर हो चुका है। यह वरिष्ठ नागरिक किसी भी आय वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के हो सकते हैं। यह सभी लोगों के लिए अब ओपन है जी। सभी लोग अपना एक वय वंदना कार्ड बना सकते हैं, और उसको बनाने की प्रक्रिया भी काफ़ी सिंपल है। वो बनाने के बाद वो अगले ही दिन से किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल, जो मैंने बताया कि 30,000 से ज़्यादा हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर जाकर अपना इलाज इसमें ले सकते हैं। यह योजना पिछले 6 सालों में, विगत 6 सालों में लगभग 8 करोड़ इसमें उपचार किए जा चुके हैं, और केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इसमें 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा सभी इलाजों पर किया है। तो विशेष महत्व रखती है उन लोगों के लिए जो वृद्ध अवस्था में कदम रख रहे हैं या रखने वाले हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर संजय वाधवा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हालांकि ये प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति सक्रिय तब होता है जब उसे कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, जो बढ़ती उम्र में आमतौर पर होने लगती है, और जब डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किस तरह से हमारी मांसपेशियों पर, हड्डियों पर और संपूर्ण स्वास्थ्य पर बढ़ती हुई आयु का प्रभाव होता है, यानी कब से हमें सतर्क रहना चाहिए आने वाली आयु और आने वाले वर्षों के लिए? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एजिंग जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम 60 साल के बाद ही बुजुर्ग होते हैं। तो जन्म से, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी
बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स में। हमारी मांसपेशियां समय के साथ थोड़ी शिथिल होने लगती हैं, हमारी हड्डियों में भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है कैल्शियम लॉस की वजह से। एक स्थिति से जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है कैल्शियम लॉस, तो उसको हम ओस्टियोपीनिया या ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से बचना, जो वृद्धावस्था में या 60 साल के बाद जो हमें दिक्कत हो सकती है, कि हम अपने बचपन और जवानी में बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। हम एक तरीके का बैंक बैलेंस बना सकते हैं यदि हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली हमें वृद्धावस्था में बहुत उपयोगी साबित होती है और उसका एक प्रमुख अंग है फिजिकल एक्टिविटी। पुरानी कहावत है कि हरकत में बहुत बरकत होती है, तो यदि हम बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी को पसंद करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उसको अपनाएंगे, चाहे वो एक एक्सरसाइज के तौर पर हो या स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ के तौर पर हो, तो ये हमें आगे जाके बहुत लाभ देगी। हमारे बैलेंस अच्छा रहेगा, हमें नींद अच्छी आएगी, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और एक वैज्ञानिक ने गणना की थी कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से हमें लगभग 100 से अधिक लाभ होते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, हमारा हृदय स्ट्रांग रहता है और बाद के जीवन में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज़, पैरालिटिक स्ट्रोक, ओस्टियोपोरोसिस, डिमेंशिया, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो बचपन में आप इन्वेस्ट कीजिए, जवानी में उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका एक फाउंडेशन और आधार बहुत मजबूत रहे। ये आपको बढ़ती उम्र में बहुत लाभ करेगा। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा वृद्धावस्था में जाकर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले से यानी बचपन और युवा अवस्था से हम किस तरह से अपनी देखभाल करते हैं, और जैसा डॉक्टर संजय वाधवा ने कहा कि कितना इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेहत में। डॉक्टर प्रमोद मेहता, एजिंग को किस तरह से समझाना चाहेंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति की आयु उतनी ही होती है जितना उसे खुद लगता है कि मैं वृद्ध हूँ या हो सकता हूँ। एजिंग को विशेषज्ञ के तौर पर किस तरह से मानते हैं आप? और एक बात होती है कि व्यक्ति की एज कितनी है और उसकी बायोलॉजिकल या सेल्यूलर एजिंग, क्या फर्क है इन दोनों में? तो सबसे पहले तो दूरदर्शन का धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉर्मल एजिंग बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे ओल्ड एज क्या होता है और हेल्दी एजिंग क्या होता है। जी। तो अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखें, मेडिकल डेफिनेशन, तो एजिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, सभी ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें उम्र के साथ हमारी जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे जो बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है, बीमारियां उत्पन्न होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है और फिर अंततः डेथ होती है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और इवेंचुअली सबको ये करना होता है। बट अगर हम देखें कि हेल्दी एजिंग क्या है, तो हेल्दी एजिंग का कंसेप्ट WHO से भी आया है। इसमें इस डेकेड को हेल्दी एजिंग डेकेड कहा गया है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है कितनी तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया में। तो हेल्दी एजिंग हम तब कहते हैं जब जीवन के अंत समय में भी लंबे तो जिए ही, साथ में ओल्ड एज में भी हम अपने सारे काम खुद से कर सके, हमारी एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो, हम फंक्शनली एक्टिव रहे, हम मेंटली फिजिकली एक्टिव रहे जी, और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो। तो हेल्दी एजिंग इज़ बेसिकली कि हम फिजिकली, मेंटली और फंक्शनली एक्टिव रहे, हम जो काम अपने लिए इम्पोर्टेंट समझे हम वो काम कर सके। जी, और अब जो ये सिलसिला है सिर्फ हेल्दी एजिंग तक ही सीमित नहीं है, एक्टिव एजिंग की बात भी हो रही है, यानी वो तजुर्बा जो वृद्धावस्था तक किसी भी व्यक्ति ने लिया है, किस तरह से वो कम्युनिटी या जो यंग जनरेशन है उसके बेनिफिट के लिए, उनके उद्धार के लिए उसका उपयोग कर सकता है। ऐसे में मानसिक स्थिति कैसी है व्यक्ति की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर बेनीवाल, किस तरह से व्यक्ति की मानसिक स्थिति या मेंटल हेल्थ का कहा जाए प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति को लगता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर दिखने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो इस एज ग्रुप में आते हैं 55-60 के बाद बहुत लोनली फील करते हैं, कुछ अवसाद या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अकेले और उदास हो जाते हैं। मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं जब हम हेल्दी एजिंग का जिक्र कर रहे हैं, या चाहते हैं हर जो व्यक्ति है जो 60 की आयु के पार हो रहा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे? जी नमस्कार। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद मेहता ने भी बताया कि मेंटली फिजिकली साउंड रहेंगे तो उनकी एजिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसमें वो अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। आप जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हर फिजिकल वेल बीइंग के लिए मेंटल वेल बीइंग होना बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर हमें कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो इजीली हम उसको कोप अप कर सकते हैं और टेकल कर सकते हैं और आराम से हम उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही निराश होंगे और नेगेटिव थिंकिंग हमारी ज़्यादा होगी कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब ये बीमारी हो गई, अब मेरे तो मेडिकल प्रॉब्लम थी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरी लाइफ काफ़ी हेल हो गई, तो उस टाइम में उसको उस बीमारी से, मेडिकल प्रॉब्लम से या फिजिकल एलिमेंट से लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और आपकी इच्छा शक्ति है और आप हरदम खुश रहने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को आप बहुत ही हल्के में लेते हैं, मजबूती से लेते हैं, या उसको हम कहें कि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये होना है और कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है और हम भी उसी का एक पार्ट हैं, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले सकते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर जो कि ये वल्नरेबल एज है 60 और 65 के बाद में, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें आप मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, जैसे लोनलीनेस अभी आप बात कर रहे थे, या कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बात बात पे उनको एंजाइटी होने लग जाती है, फ्यूचर के बारे में सोच के, अकेलेपन के बारे में सोच के, कौन उनको सपोर्ट करेगा, बुढ़ापे में उनका क्या होगा। जैसे एक कहावत है कि बुढ़ापे की लाठी अब साथ में नहीं रही। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और जॉइंट फैमिली कम होती जा रही हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, वृद्धावस्था में कपल्स अकेले रह जाते हैं, तो उस चीज़ को सोच सोच के वो पहले से ही निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं। तो उससे वो अपने आप को निकालें, और जैसा कि डॉक्टर वाधवा ने कहा, फिजिकल एक्टिविटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएंगे, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं जी। तो बेहद गहरा संबंध है, यदि आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और यदि आपकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ अच्छा बनेगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वृद्धावस्था में कैसे रहें स्वस्थ, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से। और जैसा हमने जाना है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में मिले जुले होते हैं, गहरा संबंध होता है, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या कुछ रिसर्च या स्टडीज बताना चाहेंगे जिसमें यदि व्यक्ति
एक्टिव रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, किस तरह का प्रभाव होता है, किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं? क्योंकि कहा जाता है वो लोग जो व्यायाम के लिए लगभग आधा घंटा या 45 मिनट नियमित रूप से निकालते हैं, वो अक्सर हैप्पी लाइफ या हैप्पीनेस कोशेंट उनकी लाइफ में बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा अभी। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है और डेटा भी ये बताते हैं कि आजकल समाज में कुछ प्रकार की बीमारियां अधिक मात्रा में देखी गई हैं, बढ़ रही हैं। उसका काफ़ी हद तक हमारी जीवन शैली से बहुत गहरा संबंध है, जिसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ओस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक और कई प्रकार के कैंसर्स। तो ऐसा देखा गया है कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसका मुख्य पैरामीटर होता है ब्लड शुगर का बढ़ जाना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा होगा कि जब अर्ली स्टेज होगी हाइपरटेंशन की या ब्लड शुगर बढ़ने की, तो उसको हम एक्सरसाइज से ही कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों पर बहुत निर्भरता नहीं रहेगी या दवाई की मात्रा की कम ज़रूरत पड़ेगी हमें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप एक दवा लीजिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए दूसरी लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करने के लिए तीसरी लीजिए, रात को नींद अच्छी आ जाए उसके लिए चौथी दवाई लीजिए, बोन हेल्थ के लिए 5वीं दवाई लीजिए। इस तरीके से तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और ये समझना ज़रूरी है कि दवाइयाँ ना सिर्फ खर्चा कराती हैं, बल्कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और आपसी इंटरेक्शन भी होते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च से अब देखा गया है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक तरह की पॉलीपिल का काम करती है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपका ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहेगा, शरीर का वज़न भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा और बहुत सारी तरह की दिक्कतें जो बाद में ओस्टियोपोरोसिस के कारण होती हैं वो भी नहीं होंगी। रात को नींद भी अच्छी आएगी, आपकी पाचन क्रिया भी बहुत तरह से दुरुस्त रहेगी। तो लेकिन क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, इसके लिए कोई फार्मा कंपनी नहीं भेजती अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रमोट और पुश करने के लिए, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते जब तक हम अपनी हेल्थ गंवा नहीं बैठे। अगर एक्सरसाइज एक तरह की टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में होती तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा मानी जाती। मेरा संदेश ये है कि आप एक्सरसाइज की गुणवत्ता को पहचानिए और उसका उचित लाभ उठाइए। जैसे दवाइयों का एक डोज होता है ताकि आपको उचित स्वास्थ्य लाभ मिले, तो ऐसा माना जाता है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। यदि आप हर रोज़ आधा घंटा समय निकालते हैं, और मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके लिए स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट हो और वो आधा घंटा ना निकाल पाए अपनी दिनचर्या में से, तो आप इसका महत्व समझिए और अपनी दिनचर्या में से आधा घंटा नियमित रूप से निकालिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जी, और इस बात को लेकर भी अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि हर जो चीज महंगी होती है वही अच्छी होती है। सरल तरीके से आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य के लिए जानकारी बढ़ाने के लिए कॉल किया है कृष्ण जी ने राजस्थान से। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। किशन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें। हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। मेरी एज 78 है, घुटनों में दर्द है जी, रात को नींद कम आती है, क्या करना चाहिए? जी, 78 इयर्स की एज है, नींद कम आती है। पहला सवाल डॉक्टर बेनीवाल, किस तरह से नींद की समस्या को दूर किया जा सकता है? बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बढ़ती आयु के साथ नींद कम हो जाती है और स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहता है। देखिए, एक तो हम परसीव करते हैं कि हम कैसे उस नींद के बारे में सोचते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो हो सकता है इस टाइप की भ्रांति हमारे दिमाग में थोड़ी कम रहे। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। अगर एक यंग पर्सन है, उसको 8 से 9 घंटे या 7 घंटे नींद चाहिए, तो वृद्धावस्था में 5 घंटे नींद उनके लिए पर्याप्त हो सकती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, उनकी बॉडी की जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो कम हो जाती हैं। तो दूसरा क्या है कि पूरे दिन वृद्ध है वो जो है वो आराम करते रहते हैं और दिन में भी वो थोड़ी नींद ले लेते हैं, 1 से 2 घंटे ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, तो फिर रात को नींद नेचुरल है वो कम आएगी। तो उसको वो पॉजिटिवली उसको लें, ना कि नेगेटिव सोचें कि भाई मेरे को तो रात को नींद नहीं आई।
दूसरी, बहुत से वृद्ध मैंने देखा है कि उनकी जो स्लीप की साइकिल है वो इस एज में डिस्टर्ब हो जाती है। वो दिन में सोते हैं, रात को फिर नींद नहीं आती। तो कोशिश करें कि वो दिन में बिल्कुल ना सोएं, एक्टिव रहें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो अभी अपन बात कर रहे थे वो करते रहें, घूमते रहें सुबह शाम, जिससे कि रात को एक नेचुरल स्लीप जिनको कहते हैं वो उनको आए। बाकी जो है वो अब डिपेंड करता है इनको क्या कुछ हो सकता है, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, मानसिक अवस्था हो, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या और भी कुछ बीमारियां होती हैं मानसिक रोग की जिनके अंदर नींद का डिस्टर्बेंस नेचुरली मिलता है। तो उस चीज़ के लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उनके लिए जो टिप्स हैं वो यही है कि वो दिन में ना सोएं और फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि रात को थके हुए हों और अच्छी नींद आए। और 5 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त है। अगर धीरे धीरे 4 घंटे भी अगर वो नींद पूरी कर लेते हैं 24 घंटे में, उसको भी वो कम ना आंकें। जी, और साउंड स्लीप हो ये बहुत अच्छा है। तो किशन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं, आपने सवाल किया है। तो अगर आपको लगता है समस्या ज़्यादा है तो एक मनोरोग चिकित्सक से आप परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, जो इनका दूसरा प्रश्न था कि घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी करना या वॉक करना, 78 ईयर्स की एज है, कितना उपयोगी हो सकता है या क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप इन्हें? नियमित रूप से वॉक करना कुछ सावधानियों के साथ बहुत उपयोगी हो सकता है। और सावधानियों में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बाहर अगर आप सैर करना चाहते हैं तो उस समय एयर पॉल्यूशन से संबंधित क्या स्थिति है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। बहुत अधिक पॉल्यूशन में आप ना जाएं, दिन के उस समय का इंतज़ार करें जब एयर पॉल्यूशन लेवल कम हो। अदरवाइज़ एक घर के अंदर भी फिजिकली एक्टिव रहा जा सकता है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जब कुछ समय पहले कोविड-19 पेंडेमिक था, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, तो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए इंडोर फिजिकल एक्टिविटी बहुत उपयोगी पाई गई। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा प्रयास करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, घर के अंदर जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें वॉक करना। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। जो व्यक्ति किसी बीमारी से निकल रहे हैं वो एकदम से ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, वो अपने शरीर को पहले तैयार करें फिजिकल एक्टिविटी के लिए। और जब एक लो लेवल फिजिकल एक्टिविटी वो सुचारू रूप से कर सकते हैं तब लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, नहीं तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और फॉल्स का रिस्क बढ़ जाता है। और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनको हम रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन मानते हैं, तो उस स्थिति का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे आप अभी बुखार से निकले हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। अगर आपको कोई सीवियर हार्ट डिजीज़ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो इन स्थितियों में भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनकी क्लियरेंस के बाद ही एक्सरसाइज में इंडल्ज करें। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। दिशा है, दीपिका है, श्वेता है, पुष्पा है। डॉक्टर अक्षय, आपके लिए ये सभी प्रश्न हैं, जानना ये चाह रहे हैं सभी लोग। आपने अभी बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के तहत जिसका विस्तार किया गया है, किस तरह से इसमें रजिस्टर किया जा सकता है? दीपिका जी है वो ये पूछ रही हैं कि अगर इनके पास पहले से CGHS फैसिलिटी है या इंश्योरेंस कवर है इनके फादर का, तो क्या इस योजना का लाभ मिल सकता है और कहाँ से इसके लिए पंजीकरण कराना होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये जो विस्तार हुआ है ये लगभग अनुमानित है कि 4.5 करोड़ परिवारों में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक जो 70 साल से ऊपर के हैं उन लोगों के लिए हुआ है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की या पंजीकरण करने की जो सुविधा जो विधि है उसको काफ़ी सिंपल और सरल बनाया गया है। ये जानबूझकर इसलिए बनाया गया है ताकि वृद्ध लोगों को कहीं जाकर कोई अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा ना करना पड़े। आप अपने घर बैठकर आयुष्मान ऐप करके एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर करिए, अपना आधार नंबर डालिए, उसमें eKYC करिए और उसके बाद अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है 15 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके अगले दिन से उपचार के लिए जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं चलाते हैं तो आप beneficiary.nha.gov.in की वेबसाइट पोर्टल पर भी जाकर यही जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर और eKYC करने का प्रोसेस है। अगर ये भी पॉसिबल आपके लिए नहीं है तो आप किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल, जो 30,000 हैं इस पूरे देश में, उसमें किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल जो आयुष्मान भारत के हैं वहाँ पर जाकर आरोग्य मित्र से मिल सकते हैं। वो आपकी पंजीकरण करने में हेल्प कर सकते हैं।
आप नहीं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या जो राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण है उनके ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है जिसका नंबर 14555 है, उसको आप कॉल करके इसकी विधि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप एक नंबर है जिसका नंबर 1800 110 770 है, उसमें कॉल करके एक मिस कॉल दे सकते हैं और हम आपको फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं कि कैसे इसमें पंजीकरण करना है। ये पंजीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत खूबसूरत बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड की ही ज़रूरत है। इसमें आपको और किसी कार्ड या और किसी ना बर्थ सर्टिफिकेट ना 10th क्लास की मार्कशीट कुछ भी आपको अपनी आय बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर हम CGHS में कवर्ड हैं तो हमें क्या करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र पोषित एक योजना है। चूँकि CGHS भी एक केंद्र पोषित योजना है, इसलिए जो भी 70 साल से ऊपर के नागरिक हैं और वो अगर CGHS में कवर्ड हैं तो उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और CGHS में से किसी एक का चयन करना होगा। वो चयन अगर वो करते हैं कि उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेना है तो वो CGHS का कवर उनको छोड़ना होगा। अगर वो CGHS में कंटिन्यूड रहना चाहते हैं तो वो उसमें कंटिन्यूड रह सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरी किसी राज्य की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में अगर आप उसके मेंबर हैं तो सेम इसमें भी अप्लाई होता है कि आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी निजी प्राइवेट इंश्योरेंस में उसके पॉलिसी के होल्डर हैं या फिर आप ESIC के मेंबर हैं तो उसमें आप दोनों चीज़ का यूज़ या बेनिफिट ले सकते हैं। जी, एक और प्रश्न है, सुरेश जी है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सभी अस्पतालों में ये सुविधा होगी, यानी वो प्राइवेट सेटअप में अगर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब भी क्या उन्हें पूरा जो है उसका एक्सपेंसेस मिल पाएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं पहले बता रहा हूँ कि 30,000 से ज़्यादा एम्पैनल्ड या सूचीबद्ध अस्पताल हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें लगभग 13,000 अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। प्राइवेट और पब्लिक दोनों अस्पताल हैं पूरे भारत में जहाँ पर आप जाकर अपना उपचार, आप या आपके परिवार के मेंबर जाकर अपना उपचार ले सकते हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं, जिनके पास वयवंदना कार्ड है। जब आप उपचार लेने जाते हैं तो आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, भले वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस हो, वहाँ पे डॉक्टर की कंसल्टेशन की फ़ीस हो, वहाँ पर रहने का खर्चा हो, वहाँ पर खाने का खर्चा हो। इवन जब आप वहाँ से डिस्चार्ज होकर आते हैं तो 15 दिन के आगे की जो आपकी दवाइयाँ हैं उन सब का खर्चा भी उसमें सम्मिलित होकर पूरा केंद्र या राज्य सरकारें मिलकर उसमें खर्चा करती हैं। आपकी जेब से उसमें कोई खर्चा आपको नहीं देना है, ना आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है, ना उपचार लेने जाते समय, ना हॉस्पिटल में आपको कोई पेमेंट करना है। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं हेल्दी एजिंग को लेकर। डॉक्टर प्रमोद, आपके लिए एक सवाल है। एक व्यूअर हमारे पूछ रहे हैं कि क्या अपनी सेहत को लेकर पहले से यदि सतर्क हैं लेकिन हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या फिर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो क्या ये संभव हो सकता है कि वो इस बीमारी से बच पाएँ? और जो दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर अक्षय कह रहे थे कि बहुत सरल सी ऐप है जिस पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो टेक सेवी नहीं है या उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। कितनी अहम बातें आपको ये लगती है, यदि इंडिपेंडेंट रहना है, आत्मनिर्भर रहना है, तो मोबाइल के अगर नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उसमें खुद को इंडल्ज किया जाए, कितना अच्छा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए? जी, तो सबसे पहले पहला सवाल कि अगर घर में किसी को फैमिली मेम्बर्स में BP, शुगर ऐसी बीमारी है तो जनरली एक रिस्क रहता है कि बाकी मेम्बर्स को भी होने का एक रिस्क रहे। वो उनकी लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करता है। तो इनमें हम कहते हैं कि आपको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और जितनी जल्दी यंग एज से आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करें, पॉजिटिव चेंजेस करें। इसमें हो गया प्रॉपर डाइट हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया और अपने आप को इंगेज रखना। तो डाइट में जनरली हम बोलते हैं एडिक्वेट फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स ये हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे आपको। जनरली हेल्दी एजिंग के लिए एक चीज़ जो सबसे कारगर पाया गया है वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। जो हमने देखा है कि अगर आप पेट भर के ना खाएं, पेट भरने से पहले आप 80% पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, 80% अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट करें, 15-20% कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलोरी इनटेक कम करें। तो ये सबसे बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्दी एजिंग के लिए। दूसरा कि फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि डेली 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक ऐसे एक्सरसाइज करें। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग करें, चलना, घूमना, इसके साथ ही ज़रूरी है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी करें, बैलेंस ट्रेनिंग भी करें।
तो अगर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं, हल्का वजन उठाते हैं, अपने बॉडी के सहारे से अपने बॉडी को रेजिस्टेंस देते हैं, तो इससे मसल बिल्ड होते हैं, मेटाबॉलिज्म और अच्छा होता है, शुगर राइज कम होता है, बीपी इम्प्रूव होता है। और एक्सरसाइज से नहीं केवल बीपी शुगर ये कम होता है, बाकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है जी, और फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, एक्सरसाइज करना और एरोबिक्स करना वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन होता यह है कि जब शुरुआत होती है और एज ग्रुप ऐसा रहा है जो 50, 55 या 60 वर्ष के आसपास की बात की जाए, अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, सडनली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और व्यक्ति को लगता है आज से ही फुल स्पीड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू हो जाए। पहली बात, एरोबिक्स की अगर शुरुआत कर रहे हैं क्या ध्यान रखना है, और अगर पहले से बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहे हैं, आज से शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए जिससे इंजरीज प्रिवेंट हो सकें? क्योंकि अक्सर होता यह है कि शुरुआत जितनी तेज़ होती है उसके बाद फुल स्टॉप ही लग जाया करता है। ये आपने बहुत सही बात कही है। ऐसा देखा गया है आंकड़ों के अध्ययन से कि जब साल की शुरुआत होती है तो बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स और जिम्स की मेंबरशिप अचानक से पीक करती है। बहुत सारे लोगों में उत्साह होता है, जोश होता है कि हम अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए किसी फिटनेस सेंटर की, जिम की मेंबरशिप लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि वो आने वाले 6 से 8 हफ्तों में वो काफ़ी तेज़ी से गिर जाती है मेंबरशिप। बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाते। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि स्टार्ट लो एंड गो स्लो, ये आपको मदद करेगा रेगुलरिटी मेंटेन करने में। दूसरा ये चीज़ भी देखनी है कि सिर्फ फिटनेस के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज ही ज़रूरी नहीं है। भारतवर्ष एक प्रकार का विशेष वर्ष है, देश है, जिसमें योग और व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यदि आप फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ थोड़ा सा योग को भी शामिल करेंगे तो आपकी होलिस्टिक हेल्थ मेंटेन रहेगी, संतुलन रहेगा जीवन में, मानसिक और स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो योग और व्यायाम का आपस में सम्मिश्रण बहुत कारगर हो सकता है और बुजुर्गों के लिए ये बहुत संभव है। एक्सरसाइज और योग तो हालांकि किसी भी उम्र में किए जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता जब कम होने लगती है तो बहुत विगरस फिजिकल एक्सरसाइजेज आप नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा लो इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ के अंदर योग का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जी डॉक्टर बेनीवाल, जब भी स्वास्थ्य को देखने की बात आती है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, तो ये तो पता किया जा सकता है कि फिजिकली एक्टिव है या कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा एरोबिक्स की बात हो रही थी, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस की जाती हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को मापने के लिए कोई विशेष पैमाना नज़र नहीं आता। किस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पहले से ही तैयारी करने की आवश्यकता है? और जैसा कहा जाता है कि यदि जीवन में जोश और उमंग कायम है तो जो उम्र है वो न सिर्फ घटती है बल्कि व्यक्ति वैसा ही बना रहता है। अगर अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं, सोशली कनेक्टेड रखना, यूथ के साथ, बच्चों के साथ बात करना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना, कितनी अहम बातें आपको लगती हैं किसी की पर्सनालिटी एनहांस करने के लिए और ये जो उम्र का प्रभाव है इसे कम करने के लिए? देखिए, आप अपनी उम्र को और साथ साथ में अपने स्वास्थ्य को तभी अच्छा रख पाते हैं जब आप उसके अंदर एक सामंजस्य बिठाएं, जो कि आपका जो सामाजिक दायित्व है और आपके आसपास जो लोग रहते हैं या आपके जो मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके कैसे संबंध हैं, बच्चों के साथ आपके कैसे संबंध हैं और आप कितने डायनामिक रहते हैं, कितने एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं उनकी एक्टिविटी में। कई बार हमने देखा है और ये साइंटिफिक रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि लोग बाग अपने आप को छोड़ देते हैं कि नहीं बस अब हो गया, अब मेरी उम्र हो गई, अब मेरे को करने की इसकी कोई ज़रूरी नहीं है और बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बस काटना है। ऐसा ना समझे, जब तक आप जिंदा हैं आपका उतना ही महत्व है जितना एक यंग बच्चे का या एक अडल्ट का महत्व है। तो आप लाइफ को वैसे ही लें, पॉजिटिव सोचते रहें। कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इंसान है तो विचार सभी टाइप के आते हैं, हमारा दिमाग है वो चलायमान रहता है हरदम, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब टाइप के विचार चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको निराशाजनक विचार आए तो आप उसको निकालने की कोशिश करें और पॉजिटिव विचार से उसको रिप्लेस करें कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी।
अच्छा, अगर फैमिली के अंदर कुछ ऐसा कुछ इवेंट या कोई स्ट्रेसर्स या इस टाइप की कुछ हैपनिंग होती हैं जिसकी वजह से आप दुखी या परेशान हो, तो उसको आप स्वीकार करें और उसका दृढ़ता से सामना करें। वो कुछ टाइम के लिए आपको परेशान कर सकता है या 1, 2 दिन, 5 दिन के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वो विचार निकल जाएगा और आप वापस पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे। कुछ टाइम थोड़ी जो एंजाइटी होती है वो बड़ी ट्रांजिएंट होती है और वो 24 घंटे 48 घंटे के लिए परसिस्ट रहती है, दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको दृढ़ता से सामना करेंगे और स्वीकार कर लेंगे कि ये ऐसा होता है, लाइफ है, तो ये सब चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और उसको हमें फेस करना है, तो आप उससे अच्छे से कोप अप करके बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाए और 7 दिन से 15 दिन का समय निकल गया और आप परेशान हैं, दुखी हैं, नींद नहीं आ रही है, मन बिल्कुल उदास है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, उससे भूख पे भी आपके असर आ रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि आप डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हो गए। उस समय आपको ज़्यादा वक्त ना गंवा के आसपास अपने किसी मनोचिकित्सक विशेषज्ञ से सलाह लेने में ना हिचकिचाएं, क्योंकि उनके पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक परमानेंट मानसिक रोगी हो गए। ये कुछ चीज़ें हैं वो थोड़े दिन के लिए होती हैं और आपको वहाँ जाने से, बात करने से और उनसे सलाह लेने से ही कई बार आपको बहुत ही आराम मिल जाता है और फिर आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, रघुनाथ पाटिल जी हैं महाराष्ट्र से फ़ोन लाइन पर। रघुनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी बुढ़ापे में कौन सा टीकाकरण होता है? जी, बुढ़ापे में टीकाकरण कौन सा होता है? अभी टीकाकरण कौन सा होना चाहिए डॉक्टर प्रमोद? जी हाँ, तो अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओल्ड एज में। जैसे कि हम बच्चों में देते हैं, वैसे ओल्ड एज में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन जो हमें लगाना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सालाना 1 बार लगाना चाहिए और जनरली ठंड के पहले जब सबसे ज़्यादा फ्लू इन्फेक्शंस होते हैं तो अक्टूबर सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फ्लू वैक्सीनेशन। ये साल में 1 बार लगता है। उसके अलावा निमोनिया का वैक्सीन है नीमोकोकल वैक्सीन, जो कि हमें 65 के बाद कम से कम 1 बार लगाना चाहिए। इसके अलावा शिंगल्स जो बीमारी होती है, हर्पीज ज़ॉस्टर की बीमारी, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन होते हैं जो कि हम लगा सकते हैं ओल्ड एज में। ये हमारी रिकमेंडेशंस है। इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं जैसे डायबिटीज़ हैं या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवा ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, तो इनके लिए और भी वैक्सीनेशन होते हैं। टेटनस के वैक्सीनेशन हो गया और हेपेटाइटिस के वैक्सीन हो गए। तो अगर मिनिमम देखें तो फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन हमें जो निमोनिया का बीमारी होता है जो ठंड में ज़्यादा होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है और ये कॉमनली अवेलेबल है। अपने हेल्थ केयर से इस प्रिस्क्रिप्शन लेकर इसको आप लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर अक्षय, ये जो योजना है जिसका विस्तार किया गया है, इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं कि एक विशेष कार्ड इशू किया जाएगा, उसके अलावा टॉपअप कवर भी दिया जा रहा है। क्या ये जो कवर दिया जा रहा है, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, सुदीप हैं और ऋषि हैं, उनका सवाल ये है कि जो कवर मिल रहा है क्या हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है तभी मिलेगा या सिर्फ अगर इन्वेस्टिगेशंस करवानी है किसी बीमारी की वो भी सब इसके अंदर कवर होंगी? इसके अलावा पुलिसकर्मी हैं या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं या दूसरे स्पेशलिटीज़ हैं, क्या वो भी इसमें शामिल हैं? तीसरा सवाल ये है, आप इनके 2 के जवाब दीजिए, फिर एक तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बाद हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। जी तो देखिए जो ये 5 लाख तक का जो मुफ्त उपचार अब 70 प्लस से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको दिया जा रहा है, इसमें ये मुफ्त उपचार आपको और आपके फैमिली मेम्बर सबको मिल रहा है। इसके अंदर जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको इन पेशेंट होना है, मतलब ये सिर्फ सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल ऑफ केयर के लिए है। ये ओपीडी सुविधा इसमें अभी नहीं है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उसके अंदर आपके इन्वेस्टिगेशंस हों या डॉक्टर कंसल्टेशंस हों या फिर आपका डिस्चार्ज हुआ, मेडिकल का खर्चा हो, कुछ भी हो, वो सारा खर्चा इसमें कवर्ड होता है। जहाँ तक बात है कि अगर CAPF के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम वहाँ उनका डिपार्टमेंट खुद भी देता है, तो उसमें भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि आपको दोनों में से एक का चूज़ करना पड़ेगा। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के वय वंदना कार्ड को ले लीजिए या फिर आप अपनी कंटिन्यूड स्कीम जो केंद्र या राज्य सरकारें उसको पोषित कर रही हैं, इसलिए या तो आप उसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। जी, और रमेश जी का एक प्रश्न था डॉक्टर
साहब कि अगर कोई पहले से आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर्ड थे तो अगर उनके जो परिवार के वृद्ध लोग हैं उनको ये कवर सेपरेटली मिलेगा, और यदि व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे यानी उसके अंतर्गत नहीं शामिल थे तो क्या सिर्फ उस परिवार के वृद्ध व्यक्ति को ही ये सुविधा मिलेगी, या इससे जुड़ी सुविधाएं जो पहले वाली स्कीम में थी जिसका अब विस्तार किया गया है उनके परिवार के सभी लोग भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जब हम अनुमान कर रहे हैं कि लगभग 4.5 करोड़ परिवार हैं और उसमें 6 करोड़ 70 साल से ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, इसमें बिल्कुल ऑब्वियस है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी रहे हैं जी। अब इन परिवारों को जो एडिशनल 5 लाख रुपए का टॉपअप मिल रहा है, वो टॉपअप उस परिवार में रहने वाले, मतलब उनको हम एग्जिस्टिंग परिवार कह सकते हैं, पहले से लाभार्थी वाले परिवार कह सकते हैं, उन लाभार्थी परिवारों में जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को ये एडिशनल टॉपअप मिलेगा। जबकि जो नए लोग इस आयुष्मान भारत में अब आ रहे हैं उनको अलग अपना एक 5 लाख का मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग परिवार हैं उसके अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अपना 5 लाख का कवर अपने जूनियर लोगों के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, जबकि जूनियर लोग या जो 70 साल से अभी नहीं हुए हैं उनको अपना 5 लाख भी मिलता रहेगा, और वरिष्ठ जनों को भी अपना एक 5 लाख रुपए का मुफ्त कवरेज मिल जाएगा। जी डॉक्टर प्रमोद, कितना आवश्यक आप मानते हैं कि वृद्धावस्था की तैयारी पहले से की जाए? जब हम किसी भी परीक्षा के लिए बैठते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं, योजना अगर सही बनी हो तो कार्य बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि अपने जीवन को स्वस्थ रखने के साथ साथ गुणवत्ता भी बनाए रखनी है बढ़ती आयु में, कितना आवश्यक है कि पहले से उसकी योजना बनाएं और तैयारी रखें? जी हाँ, तो ये देखा गया है कि हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो मिड एज से शुरू हो जाती है। अगर हम देखें मसल लॉस 30 के एज से हर साल हमारा 1% मसल लॉस होने लगता है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है जी। तो ऐसे करके हर ऑर्गन में 30 के बाद से हमारे माइनर चेंजेस आने लगते हैं। तो ये बेस्ट रहता है कि हम अपने एज के लिए, जैसे कि सर ने भी बोला, एक बैंक अकाउंट जैसा डिपॉजिट करते जाए, तो हम यंग एज से ही हम उसमें अपना आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार रखें जी। उसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड सोशल एंगेजमेंट, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आती हैं जी। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना अर्थात उसकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा विशेषज्ञों के साथ। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। वृद्धावस्था में कैसे करें स्वास्थ्य की देखभाल, ये जान रहे हैं हम विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहता, डॉक्टर RP बेनीवाल, डॉक्टर संजय कुमार वाधवा, डॉक्टर अक्षय जैन। और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर प्रमोद आपसे कि एजिंग यानी उम्र बढ़ने का मतलब है समस्याएं बढ़ना, क्या ये सही है? अगर हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज देखें तो ये गलत है।
जी। बट ये ज़रूरी है कि हर उम्र के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ती है। राइट, लेकिन वृद्धावस्था यानी उम्र का बढ़ना समस्या नहीं है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या डिप्रेशन या अवसाद के मामले, उदासी के मामले इस आयु में होना एक सामान्य बात है, उन पर ध्यान न दें? नहीं, ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है, इसलिए उस पर आप पहले से मानसिक रूप से तैयार रहें और उन चीज़ों का कड़ाई से सामना करें। डॉक्टर संजय वाधवा, मसल्स, हमारी मांसपेशियों और हड्डियों का कमज़ोर होना उम्र बढ़ने का एक लक्षण है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ये गलत धारणा है, इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और अगर हम सही तरीके से मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रखें, और वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन हेल्थ इंप्रूव तभी होती है जब हम खड़े होकर एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो स्विमिंग कर लूँगा वो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। राइट। डॉक्टर अक्षय, वृद्ध लोगों की देखभाल करना बहुत ही महंगा विकल्प साबित होता है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो चूंकि वृद्धावस्था में ज़्यादातर बहुत सारी बीमारियां आती है, तो इसलिए उनके इलाज में खर्चा भी ज़्यादा ही लगता है, लेकिन अब वो खर्चा करने की अब चिंता नहीं है, क्योंकि वय वंदना कार्ड सभी वृद्ध लोगों को मिल रहा है। राइट। डॉक्टर प्रमोद, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां होना सभी के लिए जो है होता है, इसलिए इससे बचाव नहीं किया जा सकता बढ़ती उम्र में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एज के साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ बढ़ती हैं, बट सभी को नहीं होता है, और ये बहुत ही मैनेजेबल होती हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो भी गई तो कंट्रोल करके हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर बेनीवाल, क्या सभी वृद्ध लोग डिमेंशिया से प्रभावित होते हैं? नहीं, ये गलत है, सभी नहीं होते, लेकिन हाँ 65 साल की उम्र के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इनकी ग्रसित होने की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे 65 साल पे 5% लोग ग्रसित होंगे, तो 80 के बाद में वो 20% हो जाएंगे, 90 के बाद में वो 30% हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है एज के साथ। डॉक्टर संजय वाधवा, मेटाबॉलिज्म कम होता है वृद्ध लोगों में, इसलिए खाना बंद कर देना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उनका वजन बढ़ सकता है। हमें शारीरिक क्रियाएं करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज और एनर्जी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो खाना बंद करना एक इसका समाधान नहीं है। थोड़ा सा फास्टिंग कर सकते हैं, कैलोरी कंटेंट कम कर सकते हैं, और कैलोरी के सोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो रिफाइंड नहीं है ज़्यादा। जी। क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उन्हीं वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, डॉक्टर अक्षय? नहीं, ये सभी आय वर्ग या किसी भी सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति से कोई भी लोग आ रहे हैं, जिनकी बस उम्र 70 साल या उससे ऊपर है, उन सभी के लिए एप्लीकेबल। जी। उन्हीं लोगों को नियमित रूप से जांच करवाने की आवश्यकता होती है जिनको कोई बीमारी या बीमारी का खतरा हो। डॉक्टर प्रमोद? नहीं, 60 उम्र के बाद हम बोलेंगे कि साल में एक बार कम से कम शुगर, बीपी अपना चेक कराइए, वैक्सीनेशन करवाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर दिखाए, बट साल में एक बार एक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जी, और अब तो 40 और 45 वर्ष की आयु से ही कहा जाता है कि जांच करवानी शुरू कर देनी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप की जब बात आती है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या जो वृद्ध लोग हैं वो डिसीजंस नहीं ले सकते, ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, और ड्राइविंग जैसे विकल्प उन्हें छोड़ देने चाहिए? नहीं, ये गलत अवधारणा है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव है और कितना डिसीजन है। मैंने 80-90 साल के लोगों को भी ड्राइव करते हुए देखा, और बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं। जी। डॉक्टर संजय वाधवा, सप्लीमेंट्स लेना वृद्ध लोगों के लिए सरल और प्रभावशाली विकल्प है, क्या कहेंगे आप? अगर आपका आहार संतुलित और पौष्टिक है तो आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। डॉक्टर अक्षय, यदि ऐसे लोग जो CGHS के अंडर कवर हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और अगर उन्हें लाभ चाहिए तो कहाँ संपर्क करें? वे बिल्कुल इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि वो उनको जो पुरानी केंद्र से जारी हुई एक हेल्थ योजना CGHS है उसको उन्हें छोड़ना होगा, और उसके लिए वो कांटेक्ट किसी भी नेशनल हेल्पलाइन नंबर 14555 पर, या फिर वो मिस कॉल दे सकते हैं 1800 1110 110 और 770 नंबर। जी। डॉक्टर प्रमोद, क्या संदेश देना चाहेंगे अच्छे सक्रिय वृद्ध जीवन के लिए? किस तरह की अपनी जीवन शैली अपनाएं और क्या बदलाव करें? बहुत ही संक्षिप्त में आपका संदेश। हेल्दी एजिंग के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अपने लाइफ में एक पर्पस रखे, एक हॉबी रखे, कुछ हॉबी फॉलो करे, और हमेशा कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का जज्बा रखे।
जी डॉक्टर बेनीवाल, किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है बढ़ती आयु में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उम्र के साथ में कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हैं, वो होना एक स्वाभाविक बात है, जैसे कि जिसमें हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस और निद्रा की बीमारी बोल सकते हैं। लेकिन जो डिमेंशिया है वो एज के साथ में कुछ लोगों को हो जाती है, उससे डरने की जरूरत नहीं, उसका स्वीकार करें और उसकी देखभाल करें और अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखा जाए, डॉक्टर संजय वाधवा क्या संदेश देना चाहेंगे? बचपन से ही अच्छी आदतें हों, जीवन में अनुशासन हो, संतुलित आहार हो और एक पर्टिकुलर लेवल तक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बुढ़ापे में बच सकते हैं। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें जी, और व्यस्त रहें। डॉक्टर अक्षय, किस तरह से बताना चाहेंगे हर वो व्यक्ति जिस तक ये सुविधा पहुंचानी है, कैसे वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और आपका संदेश साथ ही सभी व्यूअर्स के लिए? देखिए, ये जो योजना का विस्तार हुआ है ये काफ़ी इस बात के लिए खूबसूरत है कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश में वृद्ध लोगों की आबादी और बढ़ने ही वाली है। जितने लोग वृद्ध होते जा रहे हैं उनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक सपोर्ट भी है, आर्थिक संसाधनों की कमी है। हमारे देश में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो वृद्ध जन है उसमें से 60% लोग तो विडोज़ हैं, विधवाएँ हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें और उनके पूरे स्वास्थ्य का, भले वो कितना भी खर्चीला क्यों ना हो, उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर अब करने की कर लिया है हमने वय वंदना कार्ड से। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो लोग 70 साल से ऊपर के हैं, बहुत ही सिंपल एक रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है, उसको अपनाएं और जल्द से जल्द इसमें अपने आप को पंजीकृत करें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर संजय वाधवा, डॉक्टर आरपी बेनीवाल एंड डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहता, आप सभी का धन्यवाद। विस्तार से विशेषज्ञ ने बताया है कि बहुत सी चिंताएं दूर हो रही हैं वृद्ध लोगों की, उनके परिवार की, क्योंकि अब सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें वृद्ध लोगों की पूरी स्वास्थ्य की देखभाल, अर्थात यदि कोई बीमारी होती है तो इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप देखभाल कैसे करते हैं आपके स्वास्थ्य की, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहें तो इसकी योजना और देखभाल की तैयारी पहले से ही शुरू कर दीजिए। वो लोग जिन्हें लगता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं है, पहले से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अपने पोषण का, जीवन शैली का और जैसा विशेषज्ञ ने बताया है, अच्छी आदतों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और वैसे भी कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, अगर महसूस ना हो तो बढ़ती कहाँ है। यदि आप भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। टोटल हेल्थ के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।